हेलो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी क्या होता है, आइए देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़े थे कि P ऑफ A अपॉन B, P ऑफ A अपॉन B का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B had already occurred। इसको ऐसे बोल सकते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B had already occurred। और इसका फॉर्मूला क्या था? P ऑफ A by B इक्वल टू था P ऑफ A इंटरसेक्शन B by P ऑफ B। ठीक है, ये आया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। तो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B, P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा? ये होगा P ऑफ A अपॉन B इंटू P ऑफ B। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू P ऑफ A बाई B इंटू P ऑफ B, ये आ गया। तो यही है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू P ऑफ B इंटू P ऑफ A अपॉन B। तो P ऑफ A अपॉन B का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B has already occurred। तो B already occurred, B पहले हो चुका है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ P ऑफ B इंटू B के होने के बाद अब इवेंट A हो रहा है, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू P ऑफ B इंटू P ऑफ A अपॉन B, ऐसे लिखा हुआ है। अगर कोई तीन इवेंट होगा A, B और C, पहले इवेंट C हो गया, उसके बाद B होगा, उसके बाद A होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू P ऑफ C इंटू P ऑफ B अपॉन C, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ B when C has already occurred इंटू P ऑफ A अपॉन B C, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B and C has already occurred। तो ये जो चीज कर रहे हैं ना कि एक एक जो इवेंट पहले हो गया है पहले उसको मल्टीप्लाई करेंगे, वो लिखेंगे, उसके बाद वाला इवेंट फिर, उसके बाद वाला इवेंट फिर। तो ये जो चीज आ रहा है यही है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। क्लियर? अब हम लोग समझेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है। टू और मोर इवेंट्स are said to be independent if occurrence or non-occurrence of any one of them does not affect the probability of occurrence or non-occurrence of other events। अब हम लोग समझेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है। तो two or more events are said to be independent if occurrence or non-occurrence of any of them does not affect the probability of occurrence or non-occurrence of other events। मतलब अगर कोई दो इवेंट है, एक इवेंट का होना या फिर ना होना दूसरे इवेंट के प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट नहीं करेगा, मतलब इवेंट A का प्रोबेबिलिटी और इवेंट B का प्रोबेबिलिटी अलग अलग होगा, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक बॉक्स में 3 रेड बॉल्स है एंड 2 व्हाइट बॉल्स है। ठीक है, यहाँ दो इवेंट हम लोग कंसीडर किए कि इवेंट A है अ रेड बॉल इन द फर्स्ट ड्रॉ, फर्स्ट ड्रॉ में रेड बॉल निकालना है, एंड B है अ व्हाइट बॉल इन द सेकंड ड्रॉ। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ये कंडीशन लगाते हैं कि एक बॉल ड्रॉ करेंगे, उसको रिप्लेस कर देना है, उसके बाद सेकंड बॉल ड्रॉ करना है। तो देखिए जब हम एक बॉल ड्रॉ करेंगे फर्स्ट वाला, मतलब इवेंट A हो रहा है, एक बॉल ड्रॉ करेंगे तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? उसका प्रोबेबिलिटी होगा, रेड बॉल ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो रेड 3 है, तो P ऑफ A हो जाएगा, P ऑफ A हो जाएगा 3/5। ठीक है, क्योंकि 3 रेड बॉल है, एक रेड बॉल ड्रॉ करेंगे तो इसका प्रोबेबिलिटी होगा 3/5, मतलब 3/5। और उस बॉल को रिप्लेस कर दे रहे हैं, जब रिप्लेस कर दे रहे हैं उसके बाद इवेंट B हो रहा है, और इवेंट B क्या है? अ व्हाइट बॉल इन सेकंड ड्रॉ। तो जब व्हाइट बॉल निकाल रहे हैं सेकंड ड्रॉ में, रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो रिप्लेस करने के बाद वापस इस बॉक्स में 3 रेड बॉल हो गया एंड 2 व्हाइट बॉल हो गया, और सेकंड ड्रॉ में व्हाइट बॉल ड्रॉ करना है, तो व्हाइट बॉल ड्रॉ करना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B हो जाएगा 2/5। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B हो जाएगा 2/5। तो अब देखिए जब हम बॉक्स से एक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, उसके बाद उसको रिप्लेस कर दे रहे हैं और दूसरा बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, तब दूसरा वाला का जो प्रोबेबिलिटी है वो
फर्स्ट वाले पर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि रिप्लेस कर दे रहे हैं। अगर हम बॉल को रिप्लेस नहीं करते, अगर एक बॉल ड्रॉ किए उसको रिप्लेस नहीं करते, तब सेकंड वाले का प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाता है। और उस केस में सेकंड वाले का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जब हम बॉल को रिप्लेस नहीं करेंगे, मतलब एक बॉल ड्रॉ करेंगे फिर उसको रिप्लेस नहीं करेंगे फिर दूसरा बॉल ड्रॉ करेंगे, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब फर्स्ट ड्रॉ में रेड बॉल निकालना, ये कितना होगा 3/5 एंड सेकंड होगा B/A लिखेंगे यहाँ पे B/A, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन A हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो A क्या था कि फर्स्ट ड्रॉ में रेड बॉल ड्रॉ किया गया, उसको नहीं रखा गया, वापस रिप्लेस नहीं किया गया, उसके बाद सेकंड ड्रॉ में एक व्हाइट बॉल ड्रॉ कर रहे हैं। तो जब व्हाइट बॉल ड्रॉ कर रहे हैं तो रिप्लेस नहीं करने पर इसमें 2 को रेड बॉल बचा है एंड 2 को व्हाइट बॉल बचा है। तो एक व्हाइट बॉल ड्रॉ करने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2/4, क्योंकि 2 व्हाइट बॉल है और टोटल कितना है 4, तो 2/4 इसका आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए, जब रिप्लेस हम कर दे रहे थे तो उस केस में वो इंडिपेंडेंट इवेंट था और वहां पे प्रोबेबिलिटी कितना था 2/5। अब रिप्लेस नहीं कर रहे हैं तो सेकंड वाले का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, ये आ गया 2/4। तो दोनों देखिए सेम नहीं है, डिपेंड कर रहा है ना ए पर, ए के चलते प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इफेक्ट हो रहा है। तो जब इफेक्ट होगा तो ये होगा डिपेंडेंट इवेंट, जब इफेक्ट नहीं होगा तो ये होगा इंडिपेंडेंट इवेंट। क्लियर हुआ? मतलब ए और बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो P of B/A इज इक्वल टू P of B हो जाएगा। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो P of B मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन A हैज ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, जब इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तब। एंड सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ये हो जाएगा। तो ये कंडीशन हो गया। इंडिपेंडेंट इवेंट अगर है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में सिर्फ ऊपर वाला मतलब जो बाद में हो रहा है उसी का जो ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी होगा वही होगा आंसर। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट हुआ और ये इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए ये 2 केस। तो अब हम लोग लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से आया प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B। ठीक है, यह है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से। अगर A और B इंडिपेंडेंट इवेंट होगा, A और B अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B के प्लेस पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो अब लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ये हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम हो गया, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से ही ये डिराइव हुआ है। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो दोनों का इंटरसेक्शन होगा, दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिससे आपको ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अच्छे से क्लियर होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, किसमें दिया गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। एक कॉइन को 4 बार टॉस करेंगे तो एटलीस्ट 1 टेल आना चाहिए। तो अब देखिए एटलीस्ट 1 टेल आना चाहिए, एक इवेंट है तो इस इवेंट का कंप्लीमेंट क्या होगा कि कोई भी टेल नहीं आना चाहिए। तो ये अगर इवेंट ई है, ये अगर इवेंट ई है तो ई का कंप्लीमेंट होगा नो टेल, कोई भी टेल नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे P of E डैश फाइंड कर लेंगे और 1 माइनस P of E डैश करने से P of E मिल जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला से P of E प्लस P of E डैश इक्वल टू 1। तो हम लोग क्या करते हैं P of E डैश फाइंड करते हैं। तो P of E डैश क्या है? P of E डैश है कि 4 बार टॉस करेंगे कॉइन को और कोई भी टेल नहीं आना चाहिए, मतलब हर बार हेड आना चाहिए। तो यहाँ हम लोग एज्यूम करते हैं कि एक इवेंट ए है, वो क्या है इवेंट ऑफ गेटिंग हेड, मतलब एक बार टॉस करेंगे तो हेड आना चाहिए, उसको हम इवेंट ए मान लिए। और ए डैश क्या होगा इवेंट ऑफ गेटिंग नो हेड, मतलब टेल आना चाहिए, क्योंकि 2 ही पॉसिबिलिटी होता है ना, या तो हेड या तो टेल। तो इवेंट ए है, हेड आना चाहिए, ए डैश हो जाएगा नो हेड। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं ई डैश फाइंड कर रहे हैं। ये क्या था कोई भी टेल नहीं होना चाहिए, चारों टॉस में कोई भी टेल नहीं होना चाहिए। तो 4 को 4 बार टॉस करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ
कोई भी टेल नहीं होना चाहिए, मतलब सबका सब हेड होना चाहिए। तो हेड आना चाहिए, इंटरसेक्शन फिर से हेड होगा, इंटरसेक्शन फिर से हेड होगा और इंटरसेक्शन ये हेड होगा। मतलब चारों बार में, जैसे कि 4 इवेंट अगर होता है A B C एंड D, तो 4 इवेंट है तो फर्स्ट टॉस में हेड आ रहा है, सेकंड टॉस में भी हेड आएगा, थर्ड टॉस में भी हेड आएगा एंड फोर्थ टॉस में भी हेड आएगा, क्योंकि टेल नहीं आना चाहिए, ई डैश हम लिए हैं। तो फर्स्ट टॉस, सेकंड टॉस, थर्ड टॉस, फोर्थ टॉस। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा ये जो इवेंट है कि कॉइन को टॉस कर रहे हैं 4 बार, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है कि डिपेंडेंट इवेंट है? ऑफ कोर्स ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्योंकि सेकंड बार जो टॉस करेंगे वो फर्स्ट वाले पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चारों इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं P of A इंटू P of A इंटू P of A इंटू P of A, मतलब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से ऐसा लिख सकते हैं। P of A मतलब हेड आना चाहिए, तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/2, 1/2 एंड 1/2, मतलब ये हो जाएगा 1/16। तो 1/16 का कैसा, ये किसका प्रोबेबिलिटी आ गया? प्रोबेबिलिटी आ गया कोई भी टेल नहीं होगा, मतलब चारों टॉस में हेड आएगा। ओके, अब ये क्वेश्चन में था कि एटलीस्ट 1 टेल होना चाहिए, एटलीस्ट 1 टेल होना चाहिए, मतलब ये इवेंट है तो एटलीस्ट 1 टेल होना चाहिए। P of E दिस इक्वल टू 1 माइनस P of E डैश, ये आ जाएगा 1 माइनस 1/16, मतलब आ जाएगा 15/16। तो 15/16 हो गया इसका आंसर। एटलीस्ट 1 टेल होना चाहिए। इसका हम लोग सबसे पहले क्या कर लिए, ई डैश फाइंड कर लिए, जिसमें नो टेल, कोई भी टेल नहीं है। तो कोई भी टेल नहीं है मतलब चारों का चारों हेड है, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लिए, 1/16 आया और 1 माइनस कर दिया P of E डैश, तो आ गया 15/16, जो आ गया एटलीस्ट 1 टेल वाला का प्रोबेबिलिटी। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? अब सेकंड क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ टारगेट बाय 3 persons are 1/2, 1/3 and 1/4. Then find the probability that one and only one of them will hit the target when they fire simultaneously. मतलब कोई टारगेट है और 3 persons है, वो तीनों पर्सन्स का टारगेट का हिट करने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 1/2, 1/3, 1/4। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि वो तीनों से वन एंड ओनली वन ऑफ देम विल हिट द टारगेट, मतलब एक ही होगा जो टारगेट को हिट करेगा, इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग एज्यूम कर लिए कि इवेंट ए है हिटिंग द टारगेट बाय फर्स्ट पर्सन, इवेंट बी होगा हिटिंग द टारगेट बाय सेकंड पर्सन एंड इवेंट सी है हिटिंग द टारगेट बाय थर्ड पर्सन, ठीक है। तीनों का हिटिंग टारगेट का ये इवेंट एज्यूम कर लिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है probability of A equal to 1/2, probability of B equal to 1/3 and probability of C equal to 1/4। ये दिया हुआ है कि तीनों पर्सन का टारगेट का हिट करने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन एंड ओनली वन ऑफ देम, एक ही टारगेट को हिट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग ये जूम करते हैं कि पहले ए मतलब पर्सन, फर्स्ट पर्सन टारगेट को हिट कर रहा है, बाकी दोनों नहीं करेगा। सेकंड केस में ये लेंगे कि सेकंड पर्सन टारगेट को हिट करेगा और थर्ड केस में ये लेंगे कि थर्ड पर्सन टारगेट को हिट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि पर्सन फर्स्ट पर्सन टारगेट को हिट कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, मतलब ए हिट करेगा, बी हिट नहीं करेगा, सी हिट नहीं करेगा, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से लिख सकते हैं, और ये जो चीज हो रहा है कि तीनों पर्सन टारगेट को हिट कर रहा है, तो ये कैसा इवेंट है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, मतलब सेकंड पर्सन का टारगेट का हिट करना फर्स्ट पर्सन के टारगेट के हिट करने पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये तीनों पर्सन इंडिपेंडेंटली टारगेट को हिट कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा होगा कि फर्स्ट पर्सन टारगेट को हिट कर रहा है, तो ए होगा, बी और सी हिट नहीं करेगा, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन हिट नहीं करेगा, तो बी डैश सी डैश। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से लिख सकते हैं इसको P ऑफ A इंटू P ऑफ B डैश इंटू P ऑफ C डैश।
ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C डैश, ये आ जाएगा P ऑफ A कितना है 1/2, P ऑफ A है 1/2, P ऑफ B डैश, P ऑफ B है 1/3, तो P ऑफ B डैश कितना आएगा 1 - 1/3, मतलब ये आ जाएगा 2/3, एंड P ऑफ C डैश, P ऑफ C है 1/4, तो P ऑफ C डैश आ जाएगा 1 - 1/4, मतलब 3/4, तो यहाँ से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/4, तो सिर्फ A जब हिट करेगा टारगेट को तो इसका प्रोबेबिलिटी आ गया 1/4। सिमिलरली हम लोग ये लिख सकते हैं कि B हिट करेगा टारगेट को, जब B टारगेट को हिट करेगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि A डैश इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C डैश, और ये कितना होगा, ये होगा P ऑफ A डैश इंटू P ऑफ B इंटू P ऑफ C डैश, और P ऑफ A डैश कितना आ जाएगा 1/2 है, तो 1 - 1/2 1/2, P ऑफ B है 1/3, P ऑफ B डैश है 3/4, ठीक, ये आ जाएगा 1/8, तो 1/8 आ गया जब B टारगेट को हिट करेगा, मतलब सेकंड पर्सन जब टारगेट को हिट करेगा। अब यहां से लिख सकते हैं कि जब थर्ड पर्सन टारगेट को हिट करेगा तब इसका प्रोबेबिलिटी होगा P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C में इंटरसेक्शन ये कंप्लीमेंट नहीं लगा क्योंकि C टारगेट को हिट कर रहा है, तो ये लिख सकते हैं P ऑफ A डैश इंटू P ऑफ B डैश इंटू P ऑफ C, और P ऑफ A डैश कितना आ जाएगा, ये होगा 1/2, P ऑफ B डैश आ जाएगा 2/3, P ऑफ C आ जाएगा 1/4, ये कट जाएगा, ये आ गया 1/12, तो 1/12 आ गया जब C टारगेट को हिट करेगा, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन था कि वन एंड ओनली वन ऑफ देम विल हिट द टारगेट, तो ये 3 केस आ गया, जब A हिट करेगा, सेकंड में जब B हिट करेगा, थर्ड में जब C हिट करेगा, तो इसका अगर फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी तो तीनों केस 1 2 3 तीनों को ऐड कर देना है, ठीक है, तीनों को ऐड कर देना है, तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12, तो इसको सॉल्व करने से आता है 11/12, तो 11/12 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर हो ये क्वेश्चन अच्छे से, तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ये 3 पर्सन है, ये तीनों पर्सन का टारगेट को हिट करना एक इंडिपेंडेंट इवेंट है, और यहाँ पे अप्लाई किया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर, तो थर्ड क्वेश्चन है 3 persons work independently on a problem. If the respective probabilities that they will solve it are 1/3, 1/4 and 1/5, then find the probability that none can solve it. प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि कोई भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा, तो ये जो 3 पर्सन्स है ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये दिया हुआ भी है कि ये तीनों पर्सन इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे कि इवेंट A होगा प्रॉब्लम सॉल्व बाय फर्स्ट पर्सन, इवेंट B होगा प्रॉब्लम सॉल्व बाय सेकंड पर्सन, एंड इवेंट C होगा प्रॉब्लम सॉल्व बाय थर्ड पर्सन, और क्वेश्चन में गिवन है P ऑफ A इक्वल टू 1/3, P ऑफ B इक्वल टू 1/4 एंड P ऑफ C इक्वल टू 1/5, ये दिया हुआ है। फाइंड करना है कि नन कैन सॉल्व इट, मतलब कोई भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C डैश, मतलब नहीं A से सॉल्व हुआ, नहीं B से सॉल्व हुआ और नहीं C से सॉल्व हुआ। अब इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से, क्योंकि ये तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, P ऑफ A डैश इंटू P ऑफ B डैश इंटू P ऑफ C डैश, ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाएंगे तो ये तीनों हो जाएगा प्रोडक्ट में। अब P ऑफ E डैश का वैल्यू, P ऑफ E डैश कितना आ जाएगा, P ऑफ A है 1/3, तो P ऑफ E डैश आ जाएगा 1 - 1/3 मतलब 2/3, P ऑफ B डैश आ जाएगा 3/4, P ऑफ C डैश आ जाएगा 4/5, ठीक है, तो यहाँ से ये कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2/5, तो 2/5 प्रोबेबिलिटी है जब ये प्रॉब्लम किसी से सॉल्व नहीं हुआ। क्लियर हो ये क्वेश्चन अच्छे से, तो ये था मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक पे जेईई मेंस में और एडवांस में अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होप आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, आप इसे लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड से, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसी तरीके से इस चैनल पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स आते रहेंगे आपके लिए। विश यू ऑल द बेस्ट।